गांव अमडिया में रात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां सुबह जैसा कुछ होता ही नहीं था। सूरज निकलता जरूर था, लेकिन जो डर रात में पैदा होता था वह दिन में भी मरता नहीं था। अमडिया में लोग समय घड़ी से नहीं, एक डर से नापते थे। रात के 3:17 यह वो समय था जब गांव में कोई सांस भी तेज से नहीं लेता था। कुत्ते चुप रहते थे, पत्ते नहीं हिलते थे, और अगर किसी घर में बच्चा रो भी दे तो माँ उसका मुंह हाथ से ढक देती थी। क्योंकि अमडिया में एक बात तय थी, 3:17 पर जो जागता है वो अगली सुबह नहीं देखता। पहली मौत को गांव ने छुपा लिया। मरने वाला था छंगन माझी, जो शराब के नशे में रात को बाहर निकल गया था। सुबह उसकी लाश खेत के बीच मिली। शरीर पर एक खरोच तक नहीं था, लेकिन उसकी पीठ की चमड़ी अंदर की तरफ धसी हुई थी, जैसे किसी ने उस पर बैठकर बहुत देर तक दबाया हो। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, गांव ने भी नहीं पूछा। दूसरी मौत ने डर को नाम दिया। इस बार बारी थी लक्ष्मी की, 8 साल की बच्ची। वह रात में उठी थी 3:17 पर। माँ ने सिर्फ इतना सुना, दरवाजे के बाहर जमीन पर कुछ रेंगने की आवाज़ आई। सुबह बच्ची चरपाई पर पड़ी थी, आंखें खुली और उसकी छाती पर 5 उंगलियों के निशान थे। लेकिन उंगलियां इंसान की नहीं थी, वे बहुत लंबे थे। तीसरी मौत पर गांव रोया नहीं। गांव ने दरवाजे और खिड़कियां कस के बंद कर ली। मरने वाला था नाथूराम, जो दावा करता था कि वह किसी चीख से नहीं डरता। वह जानबूझकर 3:17 पर बाहर बैठा। लोगों ने देखा कि वह अचानक खड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे ऊपर खींचा हो। फिर उसकी टांगें जमीन से अलग हो गई। कोई चीख नहीं थी, बस एक भारी आवाज़, जैसे कोई चीख बहुत वजीन जमीन पर गिरी हो। यहीं से मामला जिले तक पहुंचा और अमडिया में आया एसीपी आर.के. वर्मा। एसीपी पहले ही रात समझ गया कि अमडिया की रात सामान्य नहीं है। हवा भारी थी, अंधेरा गाढ़ा था। ऐसा लगता था जैसे रात आगे बढ़ नहीं रही, बल्कि एक ही पल में अटकी हुई है। एसीपी ने गांव वालों से पूछा कि आखिर 3:17 पर क्या होता है। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, क्योंकि उसी वक्त वो नीचे से ऊपर आती है। एसीपी ने उसी रात 3:17 पर बाहर रहने का फैसला किया। पुलिस वालों को घरों में रहने का आदेश दिया गया। कोई टॉर्च नहीं, कोई रेडियो नहीं, सिर्फ आंखें खुली रहे। जैसे ही समय पास आया, गांव की हर घड़ी एक साथ रुक गई। मोबाइल अपने आप बंद हो गए और फिर कुएं की तरफ से एक आवाज़ आई, पानी की नहीं, हड्डियों के सिसकने की। एसीपी ने देखा कि ज़मीन पर एक लंबी परछाई बन रही है। परछाई चल नहीं रही थी, वह फैल रही थी, जैसे अंधेरा ज़मीन पर लेट रहा हो। उसी पल एसीपी को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी सांस गर्दन पर महसूस हो रही थी। और तभी बहुत धीमी, बहुत भारी आवाज़ आई, 3:17। एसीपी ने पलट के देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन ज़मीन पर नए निशान बन चुके थे। निशान ऐसे थे
जैसे कोई चीख चलकर नहीं, रेंग कर आगे बढ़ी हो। और वो निशान सीधे एसीपी के पैरों के नीचे रुक गई। एसीपी के पैरों के पास जो निशान रुके थे वो किसी जानवर के नहीं थे। वे उंगलियों जैसे भी नहीं थे। वे लंबे, खींचे हुए और जमीन के अंदर धंसे हुए थे, जैसे किसी भारी चीज ने खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ाया हो। एसीपी ने झुककर देखा तो महसूस हुआ कि मिट्टी अब भी गीली है, जबकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। यह नमी कुएं से नहीं आ रही थी, बल्कि जमीन के भीतर से निकल रही थी। उसी पल गांव के एक घर से अचानक तेज खांसी की आवाज़ आई। एसीपी ने पलटकर देखा। वह आवाज़ बाबूलाल के घर से थी, जो गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था और हमेशा दावा करता था कि उसने वो पहली बार देखा था। एसीपी उस घर की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे 5 कदम चले, हवा एकदम ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सांस लेते समय सीने में दर्द होने लगा। घर के अंदर बाबूलाल चारपाई पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, लेकिन पलकें हिल नहीं रही थी। वह किसी को नहीं देख रहा था, बल्कि किसी चीज को अपने अंदर देख रहा था। उसके मुंह से लगातार एक ही शब्द निकल रहा था, वो आ गया, वो आ गया। उसकी पत्नी कोने में सिकड़ी हुई थी, मुंह पर हाथ रखे जैसे रोना भी मना हो। घड़ी की सुई 3:17 पर टिक गई और उसी पल घर के फर्श के नीचे से आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी चीज़ के टूटने की नहीं थी, बल्कि किसी चीख के बाहर जाने की थी। लकड़ी की तख्तियाँ हल्के से ऊपर उठी, ज़मीन दरकने लगी। एसीपी ने पहली बार साफ देखा कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वह एक परत थी जो फर्श से ऊपर उठ रही थी। उस परत के भीतर कुछ हिल रहा था। बाबूलाल अचानक खड़ा हो गया। उसके पैर जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन शरीर आगे झुका हुआ था, जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी एक एक करके उभरने लगी। एसीपी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने बर्फ में हाथ डाल दिया हो। उसी पल बाबूलाल का मुंह खुला, बहुत ज़्यादा खुला, और अंदर से एक और आवाज़ निकली, भारी और गहरी, अब गिनती पूरी होगी। अगले ही सेकंड बाबूलाल ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो चुकी थी। शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पूरी तरह धंसी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक उस पर बैठकर दबाया हो। घर के अंदर की ठंड धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन एसीपी के कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहा था, गिनती। गांव वालों ने डर के मारे घरों के दरवाजे और कसकर बंद कर लिए। एसीपी ने अब सबको बाहर इकट्ठा किया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि बंद दरवाजे इस चीख को रोक नहीं रहे थे, उल्टा यह उसे और ताकत दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए बताया कि बहुत साल पहले गांव के बाहर जो पुराना तालाब था, वहां एक साधु आया था। वह रात में ध्यान करता था और कहा करता था कि 3:17 पर धरती का मुंह खुलता है। एक रात गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया था।
साधु जमीन पर लेटा था और उसके नीचे जमीन धंस रही थी। गांव वालों को लगा कि वह कोई तांत्रिक है। डर के मारे उन्होंने उसे जिंदा ही उसी गड्ढे में दबा दिया। वह मरते समय चिल्लाया नहीं था। उसने बस इतना कहा था, जो मुझे दबाएगा वही मुझे उठाएगा। उसी जगह बाद में कुआं बना दिया गया। एसीपी को अब साफ दिखने लगा कि यह कोई भूत नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी। यह वह चीख थी जो ज़मीन के नीचे दबाकर जगा दी गई थी। और 3:17 वह समय था जब वह पूरी तरह बाहर आने की कोशिश करती थी। हर मौत उसे और ऊपर ला रही थी। बाबूलाल की मौत के साथ गिनती पूरी हो चुकी थी। जैसे ही एसीपी ने कुएं की तरफ देखा, उन्होंने साफ देखा कि पानी की सतह हिल रही थी, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, जैसे पानी भी किसी चीज़ को रास्ता दे रहा हो। उसी समय कुएं के किनारे एक हाथ उभरा। हाथ नहीं, कुछ ऐसा जिसमें उंगलियां ज़्यादा थी और जोड़ गलत जगहों पर थी। और पहली बार एसीपी ने उसकी आंखें देखी। वे आंखें अंधेरे में नहीं थी, अंधेरा उन आंखों के अंदर था। और फिर बहुत साफ आवाज़ आई, अब बाहर। वो शब्द किसी गले से नहीं निकल रहे थे, वो ज़मीन से उठे थे। एसीपी आर.के. वर्मा ने साफ महसूस किया कि हवा अब आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि पीछे हट रही है, जैसे रास्ता छोड़ रही हो। कुएं के किनारे जो हाथ उभरा था, वह हाथ नहीं था, वह एक संकेत था कि जो नीचे दबा था उसने ऊपर आने का फैसला कर लिया है। पानी नीचे की तरफ खिंच रहा था और अंधेरा कुएं से बाहर फैल रहा था, जैसे स्याही धीरे धीरे फर्श पर बह रही हो। एसीपी ने गांव वालों को पीछे हटने को कहा, लेकिन कोई हिला नहीं। सब खड़े थे। डर ने सबको एक ही जगह बांध दिया था। तभी कुएं से दूसरा हाथ निकला, फिर तीसरा। वे जायदा थी, गलत जगहों से जुड़ी थी। जो चीज़ बाहर आ रही थी वह खड़ी नहीं हो रही थी, वह उठ नहीं रही थी, वह रेंगते हुए खुद को फैला रही थी। घड़ी की सुई फिर 3:17 पर अटक गई और उसी पल जमीन फटने की आवाज़ आई। गांव का पुराना तालाब जो अब सूखा था, वहां की मिट्टी धंस गई। एसीपी को समझ आया, यह सिर्फ कुएं से नहीं निकल रही थी, यह हर उस जगह से उठ रही थी जहां उसे दबाया गया था। गांव ने सालों पहले एक नहीं कई बार डर को ज़मीन के नीचे दबाया था। पहला आदमी जो गिरा, वह भागने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही पीठ घुमाई, उसकी टांगें ज़मीन में धंस गई। कोई चीख नहीं निकली, बस उसकी सांस एक झटके में रुक गई, जैसे किसी ने उसे बैठने का आदेश दे दिया हो। उसका शरीर वहीं बैठा रह गया, पीठ धसी हुई, आंखें खुली। एसीपी ने गोली चलाई, आवाज़ आई, लेकिन गोली नहीं चली। वह बीच हवा में रुक गई और फिर धीरे से ज़मीन पर गिर पड़ी। यह उस पल था जब एसीपी ने मान लिया कि हथियार यहाँ बेकार है। यह चीज़ मारने नहीं आई थी, यह पूरा करने आई थी। वह मौजूदगी अब पूरी तरह बाहर थी। उसका कोई एक आकार नहीं था। कभी वह लंबी दिखती, कभी चौड़ी, कभी बिल्कुल पास, कभी बहुत दूर, लेकिन उसकी आंखें हर बार वही थी, सीधे सामने। एसीपी ने महसूस किया कि वह आंखें चेहरा नहीं देख रही, वे नींद गिन रही थी। कौन जागा है, कौन थक चुका है, कौन टूटने वाला है। सो जाओ,
आवाज़ फिर आई। इस बार नरम थी, खतरनाक रूप से नरम। एसीपी को अपने शरीर में भारीपन महसूस हुआ। पलकें बोझिल होने लगी। यही उसका नियम था। जो 3:17 पर सो गया वह अगली सुबह नहीं देखेगा। एसीपी ने दांत खींचे और जोर से बोलना शुरू किया। नाम, तारीखें, केस नंबर, जो भी दिमाग में आया था। आवाज़ टूटी लेकिन रुकी नहीं। गांव वालों ने भी बोलना शुरू किया, डर में रोते हुए, प्रार्थना करते हुए। आवाज़ें बिखरी हुई थी लेकिन खामोशी टूट चुकी थी। मौजूदगी एक पल के लिए रुकी, जैसे उसने पहली बार ऐसा शोर सुना हो। अंधेरा सिमटने लगा लेकिन पूरी तरह नहीं। यह आखिरी चाल थी। जमीन के नीचे से वही भारी दबाव लौटा और एसीपी के पैरों के नीचे मिट्टी धंस गई। एसीपी घुटनों के बल आ गया। सामने वही आंखें थी, बहुत पास, इतनी पास कि सांस महसूस हो रही थी, ठंडी गीली। तुम जागते रहो, तुम जागते रहोगे, आवाज़ ने कहा, पर बाकी सो जाएंगे। और उसी पल गांव के दूर कोने में एक बच्चा गिर पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वे मरे नहीं थे, वे सो गए थे, बहुत गहरी नींद। गांव चीख उठा। एसीपी ने आखिरी फैसला लिया। उन्होंने तालाब की तरफ दौड़ लगाई, उसी जगह जहां ज़मीन सबसे कमज़ोर थी। उन्होंने लालटेन उठाई और उसे पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। आग नहीं जली लेकिन रोशनी गिरी और रोशनी के साथ वह दिख गया। अधजला शरीर, आधा मिट्टी में आधा बाहर। वही साधु, वही पहला दबाया गया डर। एसीपी ने बिना रुके मिट्टी हटानी शुरू की, हाथों से, नाखूनों से। खून निकला लेकिन उन्होंने रोका नहीं। गांव वाले भी टूट पड़े, मिट्टी हटती गई और जैसे जैसे शरीर बाहर आया मौजूदगी सिकुड़ती गई। यह लड़ाई हथियारों की नहीं थी, यह दबी हुई चीज़ को पूरा बाहर लाने की थी। जब आखिरी हिस्सा बाहर आया, हवा एक झटके में ढह गई। 3:17 पर टूट गया। घड़ी आगे बढ़ी। अंधेरा पीछे हटा। मौजूदगी चीखी नहीं, वह बस पीछे खिंच गई, जैसे कोई गलती सुधारी जा रही हो। सुबह नहीं हुई लेकिन रात खत्म हो गई। गांव में कई लोग गहरी नींद में थे, कुछ कभी नहीं उठे। केस फाइल में लिखा गया, अस्पष्ट कारणों से सामूहिक मौत। एसीपी की निजी डायरी में एक लाइन थी, कुछ डर सोने से पैदा होते हैं और कुछ जागने से खत्म होते हैं। एसीपी चला गया। अमडिया आज भी है और रात आज भी आती है। लेकिन अगर कभी तुम्हारी घड़ी 3:17 पर रुक जाए तो याद रखना, आंखें खुली रखना, आवाज़ बनाना, सोना मत, क्योंकि उस वक्त कोई जिंदा नहीं रहता।